भूतिया हॉस्टल रूम। किसी गांव में सुरभि और माधुरी नाम की दो सहेलियां रहती थी। आज उनका 12वीं कक्षा का रिजल्ट होता है। दोनों बहुत एक्साइटेड थी। यार माधुरी, क्या लगता है पास तो हो जाएंगे ना? मैंने तो सारे पेपरों के नंबर घर पर जोड़ रखे हैं, मेरे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने भी दिन रात बहुत पढ़ाई की थी, मुझे भी अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। फिर दोनों सहेलियां अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। अरे वाह, हम दोनों की तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अब हमें आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चलना चाहिए, क्योंकि गांव में रहेंगे तो आगे पढ़ नहीं पाएंगे। हमें अपने सपने भी तो पूरे करने हैं। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही माँ को दिल्ली जाने के लिए मनाती हूँ। फिर वो दोनों भागते हुए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाते हैं और अपने माँ बाप को दिल्ली जाने के लिए मना लेते हैं। देखो माधुरी, दिल्ली में अच्छे से पढ़ाई करना और पूरे गांव का नाम रोशन करना। फिर वो दोनों दिल्ली जाने के लिए गांव से बस पकड़ लेते हैं। रात भर बस में सफर करके वो दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल में रूम लेने जाते हैं। मैडम जी, हम दोनों को एक रूम चाहिए था, मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, एक रूम का किराया 10,000 है। अरे मैडम जी, ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? नहीं, एक ही रेट है। बाकी के स्टूडेंट्स को भी इसी रेट में कमरे दिए हैं, चाहो तो उनसे पूछ लो। अरे सुरभि, हमारे घर वालों ने तो साल भर के किराए के लिए 10,000 रुपए दिए हैं। अगर इसे दे दिया तो हमारे पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। चलो कहीं और कमरा ढूंढते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से पलटकर जाने लगते हैं। तभी हॉस्टल की मालकिन उन्हें आवाज लगाती है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास एक कमरा है, 203 नंबर। वो काफी समय से खाली पड़ा है, तुम एक बार चलकर देख लो। मैं वो कमरा तुम्हें 1,000 रुपए में दे सकती हूँ। फिर वो उन्हें कमरा दिखाने के लिए ले जाती है। वो कमरा बहुत सालों से बंद था। जैसे ही वो कमरा खुलने की आवाज आती है, हॉस्टल के बाकी लड़कियां कमरों से बाहर आकर देखने लगती है। कमरा खुलते ही एक हवा का झोंका आता है और हर तरफ खौफ का माहौल बन जाता है। कमरा तो ठीक है, बस इसकी सफाई करनी पड़ेगी। ये कमरा बहुत दिनों से बंद था ना, इसलिए धूल मिट्टी जम गई है। यार माधुरी, यही कमरा ले लेते हैं, बहुत सस्ता है, हमारे पैसे बच जाएंगे। फिर हॉस्टल की मालकिन उन्हें कमरे की चाबी देकर वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाते ही हॉस्टल के कुछ लड़कियां वहाँ आती है। तभी उनमें से मोनिका नाम की लड़की उनसे कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम जानते नहीं क्या इस कमरे के बारे में? ये कमरा ठीक नहीं है। जब ये कमरा बंद था तब रात में कोई इस कमरे के आगे से भी निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इस बंद कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। मेरी मानो तो ये कमरा वापस कर दो। मोनिका की बात सुनकर सुरभि कहती है, अरे पागल, ये कैसी बहकी बहकी से बातें कर रही है? हमें ये कमरा सस्ते दाम में मिल गया, इसलिए तुम्हें हमसे जलन हो रही है ना? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, आज रात तुम्हें खुद पता चल जाएगा। फिर इतना बोलकर मोनिका और बाकी लड़कियां वहाँ से चली जाती है। तभी माधुरी डरते हुए बोलती है, यार सुरभि, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं इनकी बात सच निकली तो? अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, कोई भूत भूत नहीं होते, तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना। फिर वो दोनों मिलकर उस कमरे की साफ सफाई करते हैं। उस कमरे में एक ही बेड होता है। तभी माधुरी बोलती है, अरे यार, यहाँ तो एक ही बेड है, एक को नीचे सोना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इस महीने तुम नीचे सो जाओ, अगले महीने मैं नीचे सो जाऊंगी। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है और हॉस्टल में सब लोग सो जाते हैं। फिर आधी रात होते ही उस कमरे में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। सुरभि बेड पर सो रही होती है और माधुरी नीचे। डर के मारे दोनों की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, अरे ये कैसी आवाज थी माधुरी? पता नहीं यार, कहीं वो लड़की सच तो नहीं बोल रही थी। तभी फिर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। तभी माधुरी बोलती है, अरे मर गए रे, अरे यार, ये आवाज तो इस बेड के नीचे से आ रही है। माधुरी जल्दी से बेड के ऊपर आ जा। फिर जैसे ही माधुरी खड़ी होती है, तभी बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है और उसका पैर पकड़ लेता है। अरे बचाओ मुझे, सुरभि, उसने तो मेरा पैर पकड़ लिया, प्लीज जल्दी कुछ करो। फिर वो हाथ तेजी से माधुरी को बेड के नीचे खींच लेता है और सुरभि कुछ नहीं कर पाती। फिर सुरभि बेड से नीचे उतरती है और कमरे से बाहर की ओर भागती है।
शोर सुनकर सब लड़कियां अपने अपने कमरों से बाहर आ जाती हैं। कोई मेरी सहेली को बचा लो। तभी मोनिका कहती है, क्या हुआ? डरो मत, ठीक से बताओ कि क्या हुआ। हम दोनों अपने कमरे में सो रहे थे, माधुरी नीचे सो रही थी। तभी डरावनी आवाजें आने लगी और अचानक से बेड के नीचे से एक हाथ निकला और उसने माधुरी को बेड के नीचे खींच लिया। मैंने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था उस कमरे में मत रुको, वो कमरा भूतिया है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। प्लीज मेरी मदद करो, मैं माधुरी की माँ को क्या जवाब दूंगी, भाई मेरी मदद करो। फिर शोर शराबा सुनकर उस हॉस्टल की मालकिन भी वहाँ आ जाती है। फिर सुरभि उसे सारी बात बताती है। मुझे लगा था अब तो इतने साल हो गए हैं, शायद अब सब ठीक हो गया होगा, लेकिन मैं गलत थी। देखो, ये बात हॉस्टल से बाहर नहीं जानी चाहिए। जो भी करना है हमें मिलकर करना होगा। अगर ये भूत प्रेत की बात हॉस्टल से बाहर चली गई तो मेरा हॉस्टल बंद हो जाएगा। चलो हम सब एक साथ वहाँ चलते हैं, हो सकता है माधुरी के बारे में कोई सुराग मिल जाए। फिर सब लड़कियाँ कमरे की ओर चल देती हैं और वहाँ पहुंचकर टॉर्च लाइट से बेड के नीचे झांककर माधुरी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बेड के नीचे कोई नहीं होता। तभी हॉस्टल की मालकिन सुरभि से बोलती है, अरे लेकिन बेड के नीचे तो कोई भी नहीं है, माधुरी गई तो गई कहाँ? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, मुझसे 50,000 रुपए ले लो, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तुम ये कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, अब मैं तुमसे कोई किराया नहीं लूंगी। अरे लेकिन मेरी सहेली का क्या? आखिर वो गई तो गई कहाँ? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी दोस्त माधुरी चाहिए। फिर वो लोग निराश होकर उस कमरे को वापस बंद कर देते हैं और सुरभि मोनिका के कमरे में चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सुरभि के फोन पर माधुरी की माँ का फोन आता है। हेलो सुरभि बेटा, कैसी हो तुम? और हॉस्टल में सब सही है ना? जी हाँ आंटी जी, सब ठीक है। बहुत अच्छी बात है। बस अब तुम दोनों सहेलियाँ अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें कोई बढ़िया सी नौकरी मिल जाए। अच्छा माधुरी कहाँ है? वो अपना फोन नहीं उठा रही, मेरी बात करवाना उससे। हाँ अभी थोड़ी देर में करवाती हूँ आंटी, अभी वो बाथरूम में नहाने गई हुई है। चलो कोई बात नहीं, तुमसे बात हो गई, एक ही बात है, जब वो नहाकर बाहर आए तो मेरी बात करवाना। फिर इतना बोलकर माधुरी की माँ फोन रख देती है और सुरभि रोने लगती है। अब मैं माधुरी की माँ को क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोनिका यार, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तुम घबराओ नहीं, हम माधुरी का पता लगा कर ही रहेंगे। आज रात होते ही हम फिर से उस कमरे में चलेंगे, हमें वहीं माधुरी का कोई सुराग मिलेगा। फिर रात होने पर वो दोनों दबे पांव उस भूतिया कमरे की ओर जाते हैं और कमरे का ताला खोलकर उस कमरे में घुस जाते हैं। उस कमरे में अजीब सा डर फैला होता है। फिर वो सब लोग कमरे की लाइट बंद करके बेड पर लेट जाते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। तभी आधी रात होते ही किसी के गुर्राने की आवाज आने लगती है। फिर वो बेड से नीचे झांक कर देखते हैं तो उन्हें वो हाथ दिखाई देता है। वो हाथ किसी की तलाश कर रहा होता है, लेकिन जमीन पर कोई नहीं होता, इसलिए वो हाथ वापस बेड के अंदर चला जाता है। देखा मोनिका, मैं सच कह रही थी ना, उस दिन यही हाथ माधुरी को नीचे खींच कर ले गया था। फिर सुरभि बेड के नीचे टॉर्च से झांक कर देखती है तो उसे वहाँ एक गड्ढा दिखाई देता है। यहाँ बेड के नीचे गड्ढा है, वो हाथ जरूर इसी गड्ढे से आता होगा। मेरे पास एक तरकीब है, मैं नीचे जमीन पर सोने का नाटक करती हूँ, तो मेरे पैर पर एक रस्सी बांध दो, मैं देखती हूँ हाथ मुझे कहाँ लेकर जाता है। अरे लेकिन सुरभि, इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं अपनी सहेली के लिए अपनी जान खतरे में डालने को तैयार हूँ। तुम बस यहीं रुककर मेरे इशारे का इंतजार करना, जब मैं रस्सी जोर जोर से हिलाऊं तो मुझे ऊपर खींच लेना। फिर सुरभि बेड के नीचे सोने का नाटक करने लगती है। थोड़ी देर में वो हाथ फिर से बाहर निकलता है और इस बार सुरभि का पैर पकड़ लेता है और वो हाथ सुरभि को जमीन के नीचे ले जाता है। फिर मोनिका बाकी लड़कियों के साथ मिलकर बेड को वहाँ से हटा देती है। जल्दी करो दोस्तों, हमें इस गड्ढे को खोदना होगा ताकि हम उनकी मदद कर सके। वहीं दूसरी तरफ वो हाथ सुरभि को जमीन के नीचे ले जाकर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ एक सुरंग होती है। फिर वो माधुरी की तलाश करने लगती है।
मेरी दोस्त माधुरी कहाँ हो? माधुरी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? माधुरी, कहाँ हो तुम? फिर बहुत देर इधर उधर ढूंढने पर दूर सुरभि को कुछ लड़कियां एक पिंजरे में कैद दिखाई देती हैं। उनमें माधुरी भी होती है। फिर सुरभि भागते हुए उनके पास जाती है। माधुरी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माधुरी, मेरी दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? हाँ सुरभि, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। चली जाओ, नहीं तो वो चुड़ैल तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। माधुरी, मैं तुझे ऐसे मरने नहीं दे सकती थी। हमने आज तक सारी मुश्किलों का सामना मिलकर किया है, तो फिर आज मैं तुझे अकेला कैसे छोड़ सकती थी? लेकिन ये सब लड़कियां कौन है? ये सब तो वही लड़कियां हैं जिन्होंने उस कमरे में रुकने की हिम्मत दिखाई थी। वो चुड़ैल अपने एक हाथ को अपने शरीर से हटाती है और वो कटा हुआ हाथ शिकार करने के लिए ऊपर धरती पर आता है। लेकिन इनकी आंखों को क्या हुआ है कि सफेद क्यों है? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये सब उस चुड़ैल के जादू का असर है। उसने इन्हें अपने वश में किया हुआ है। वो आज रात हम सबकी बलि देना चाहती है। वो किसी भी पल यहाँ आती होगी। तभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है। सुरभि एक पत्थर के पीछे छुप जाती है और फिर वो चुड़ैल वहाँ आती है। बस थोड़ी देर और, फिर तुम सबकी बलि देकर मैं सूरज की रोशनी का सामना करने की सिद्धि पालूंगी। फिर मुझे इस जमीन के नीचे छुपकर नहीं रहना पड़ेगा। मैं इस गुफा से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। फिर पूरी धरती पर मेरा राज होगा। फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुरभि बाहर निकलती है और माधुरी को उस पिंजरे से आजाद करवाती है। अरे, ये चुड़ैल तो ऊपर आने की तैयारी कर रही है। अगर ये ऊपर धरती पर आ गई तो बहुत लोगों को मार डालेगी। हमें इसे यहीं रोकना होगा। अरे, लेकिन हम दोनों इसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये सब लोग तो इसके वश में हैं। इन्हें तो होश ही नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। हमें इस चुड़ैल को किसी तरह गुफा से बाहर लेकर जाना होगा। हमें इसे बलि देने से रोकना होगा। चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों दबे पांव उस चुड़ैल को ढूंढने लगते हैं। वो रस्सी अभी भी सुरभि के पांव से बंधी हुई होती है। फिर थोड़ी दूर चलने पर उन्हें वो चुड़ैल दिखाई देती है। वो शैतान की पूजा कर रही होती है। माधुरी, मेरे पास एक तरकीब है। तुम इस चुड़ैल के सामने जाओ और इसका ध्यान भटकाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। क्या? अरे, ये क्या बोल रही हो? तुम मुझे यहाँ बचाने आई हो या मरवाने? क्यों मुझे इसके सामने मरने के लिए भेज रही हो? मैं नहीं जाने वाली। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरी बात पर विश्वास रखो। फिर माधुरी उस चुड़ैल के सामने जाती है और शोर मचाने लगती है। सुरभि वहीं एक पत्थर के पीछे छुपी हुई होती है। लड़की, तू पिंजरे से बाहर कैसे आ गई? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। सबसे पहले तेरी ही बलि दूंगी। ये कहते हुए चुड़ैल माधुरी की तरफ बढ़ती है। तभी सुरभि पत्थर के पीछे से बाहर निकलती है और अपने पैर की रस्सी को चुड़ैल के पैर पर बांध देती है और रस्सी को जोर जोर से खींचकर ऊपर मोनिका को इशारा करती है। फिर मोनिका और उसकी सहेलियां सब मिलकर रस्सी खींचने लगते हैं। तभी चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है। अरे नहीं, ये कौन है जो मुझे खींच रहा है? अरे नहीं। चुड़ैल जी, अब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मैंने अभी सिद्धि प्राप्त नहीं की है। मैं सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाऊंगी। तभी मोनिका और उसकी सहेलियां ताकत लगाकर पूरी रस्सी बाहर खींच लेते हैं और सुरभि की जगह वो चुड़ैल वहां खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर मोनिका और वहां खड़ी सभी लड़कियां डर जाती हैं। तुम सब मरोगी, तुम सबका खून पियूंगी। तुमने मुझे ऊपर लाकर अच्छा नहीं किया। तभी गड्ढे से सुरभि की आवाज आती है। सुनो मोनिका, इस चुड़ैल से डरो नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बस खिड़की से सारे पर्दे हटा दो, ये सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती है। फिर मोनिका भागकर खिड़की पर जाती है और सारे पर्दे हटा देती है। सूरज की रोशनी कमरे में आते ही चुड़ैल तड़पने लगती है और फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। और फिर सुरभि, माधुरी और बाकी लड़कियां भी उस गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। चुड़ैल के मरते ही उसका जादू का असर भी खत्म हो जाता है। फिर सुरभि उन गायब हुए लड़कियों को उनके परिवार वालों से मिलवाती है। अपने अपने बच्चों को इतने सालों बाद देखकर सभी के माता पिता खुश हो जाते हैं। सुरभि की बहादुरी देखकर हॉस्टल की मालकिन उन्हें वो कमरा फ्री में रहने को दे देती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है।